ये टॉपिक है मेटल नॉन मेटल का। है ना, धातु और अधातु का ये टॉपिक है। अभी इसमें चेंज नहीं आया था, चलिए। तो 10 क्लास का मेटल नॉन मेटल चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर है, ठीक है। और तीसरा चैप्टर में लेक्चर नंबर भी 3 है। आज पार्ट 3 है ना, पार्ट 2 है, आज पार्ट 2 है। अच्छा, आज दूसरा दिन है यानी पार्ट 2 मेटल नॉन मेटल का पार्ट 2, ठीक है। तो आपने कॉपी निकाल लिया होगा, हेडिंग लगाया होगा, ठीक है। आइए एक्टिविटीज 3.6 देखते हैं, है ना। कहता है फिगर 3.2 के तहत एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार कीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे उसमें एक बैटरी होता है। क्या होती है? एक बैटरी। बैटरी क्या होता है? सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। इस प्रकार से सेल लगा गया। एक सेल में एक पॉजिटिव होगा बड़ा वाला और छोटा वाला निगेटिव होता है। इसे वायर से कनेक्ट कर दिए। ये सेल है, ये क्या है? सेल है। और ये ऐसा ऐसा कई गो सेल ले लेंगे तब बैटरी कहलाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा कितना सेल लेंगे तो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। यानी नेगेटिव टर्मिनल से एक ऐसा तार ले लो वायर, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर ले लो। वायर लेने के बाद यहाँ पे एक सर्किट बल्ब लगा दो। बल्ब लगा दिए, एक प्लग लगा दिए, स्विच, और उसके बाद इसको कनेक्ट कर, ठीक है। अब देखिएगा स्विच जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा, यानी यह सर्किट बनके तैयार है, ठीक है ना। सर्किट के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? तो एक बैटरी होनी चाहिए, है ना, सेल, वायर होनी चाहिए, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और एक स्विच होना चाहिए। रेजिस्टेंस के रूप में बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो पाए, है ना। कंज्यूम मतलब खपत हो पाए इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपने इतना चीजें समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिसिटी। अब कहता है जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ के टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच रख दीजिए। यहाँ इस जगह को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहा हूँ, ठीक है ना। आइए इस जगह को थोड़ा सा मैंने पोस्टपोन कर दिया, काट दिया, हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक टर्मिनल ए लगा दिए और यहाँ पे टर्मिनल बी लगा दिए। अब और स्विच को ऑन कर दिए। ये स्विच क्या है? ऑन। यानी जब ये सटेगा तो जलेगा। कहता है कि ए और बी के बीच, ठीक है, अलग अलग मटेरियल को रखिए। चलिए मैं मार्कर को रख दूं तो ये नहीं जलेगा। जलेगा क्या? नहीं जलेगा, यानी कि यह एक नॉन मेटल है। कल हमने ये सब चीजें देख ली थी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ एक परिपथ लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? मटेरियल को लाना है। कभी लोहा को लाइए, छड़ को लाइए, शीशा को लाइए, लकड़ी को लाइए, अलग अलग मटेरियल्स को लाइए और चेक कीजिए। तो इससे पता चल जाएगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। अगर जल जाता है तो मेटल कहेंगे और नहीं जलेगा तो नॉन मेटल कहेंगे। एक एक्सेप्शन आएगा। कौन आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो क्या होती है? जलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, लेकिन वो क्या है? नॉन मेटल है। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? पेंसिल की जो छड़ होती है ना, पेंसिल के बीच में, काठ वाला पेंसिल के बीच में, है ना, वो हो गया नॉन, वही है ग्रेफाइट। या फिर जो निप्पो सेल लेते हो, निप्पो बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, निप्पो सेल, उसके बीच में वो रॉड होता है पतला सा, है ना, काला काला छड़ जैसा होता है, और यही काला छड़ क्या कहलाएगा? ग्रेफाइट कहलाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट का सिंबल क्या होता है? सी होता है। यह कार्बन का एक आपरूप है, यानी एलोट्रॉप से कार्बन का ही। आइए, आपने अवश्य देखा होगा कि तार, आपने अवश्य देखा होगा कि क्या देखा होगा? तार आपके घर तक बिजली पहुंचाती है, उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीवीसी का फुल फॉर्म, पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसे आप नोट कर लेंगे। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। लिखते चलिए, जो बात कहता हूं उसे लिखना है और उसे घर जाकर के याद भी करना है, रिमेम्बर, ठीक है। 50-50 बार पढ़नी है खींची। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आप 10 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आप हर चीज को भूलते जाइएगा और लगेगा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं।
इसको पूरा कंप्लीट 1 साल 2 साल के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे के पूरे लगभग 50 बार पढ़ना होगा। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है, जैसे आपने तार में देखा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक वायर में गोल से लपेटा हुआ रहता है, इस प्रकार से ये वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पीवीसी का लपेटा हुआ है, या कोई रबड़ का जैसा ये लपेटा हुआ है कि ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, क्योंकि यहाँ ये क्या है, नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है। और इसके अंदर जो मटेरियल्स है वो मेटल का बना हुआ है, चाहे वो एल्युमिनियम का हो या फिर वो किसका हो, कॉपर का हो, ठीक है ना। आइए, तो चढ़ी होती है विद्युत तार पर ऐसी पदार्थ की परत क्यों चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है भाई ऐसा, तो इलेक्ट्रिसिटी का ये रेजिस्टेंस है। आइए, जब धातुओं को कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है। जो धातुओं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें धात्मिक यानी सोनोरस कहते हैं, ठीक है। आपका ये पॉइंट नंबर 4 या लगता है 5वां पॉइंट है ना, धातु 6ठा पॉइंट। धातु का 6 पॉइंट में क्या आया कि धातु, है ना, ध्वनिक होती है। क्या होती है, ध्वनिक। तो कैसे लिखेंगे, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें ध्वनि कहते हैं। यानी धातुओं में ध्वनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। लिखेंगे धातुओं में ध्वनिक प्रवृत्ति, धातुओं में ध्वनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ध्वनिक प्रवृत्ति सोनोरस कहा जाता है। ध्वनिक प्रवृत्ति, ध्वनि को क्या बोलेंगे, सोनोरस। याद रखेंगे, इंग्लिश में सोनोरस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सोनोरस, ठीक है ना, सोनोरस कहा जाता है। और ये क्या होता है, आवाज उत्पन्न करता है, ध्वनिक आवाज उत्पन्न करता है। जैसे वेल, घंटी लकड़ी का बना देखे, कांच का घंटी बना देखे, रबड़ का, है ना, इसको घंटी बना लेंगे तो आवाज उतना बढ़िया नहीं करेगा, लेकिन यही 2 मेटल का रहता तो अच्छा आवाज करता। समझ में आ रहा है ना। इसलिए घंटी किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। बजने वाला घंटी टना टना आवाज करता है, पूजा वाला घंटी, ठीक है। चलिए, हो गया। कहता है क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है ना। तो आप बता सकते हैं क्योंकि वो, है ना, ध्वनिक उत्पन्न करेगी, उसमें सोनोरस होगा, ठीक है, ज्यादा आवाज करेगा। जब दोनों मेटल है, ज्यादा टकराएगा तो ज्यादा आवाज करेगा। इस वजह से स्कूल की घंटी किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, धातु की बनी होती है। लकड़ी का रहेगा तो उतना आवाज नहीं करेगा, क्योंकि लकड़ी में ये सोनोरस की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, उसमें धात्मिक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। धात्मिक प्रवृत्ति मेटल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चे, मेटल में, यानी धातु में धात्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये सोनोरस हुआ। अब आज स्टार्ट करेंगे अधातु, इसको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलेंगे, नॉन मेटल, ठीक है ना। अधातु को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे नॉन मेटल। अधातु नॉन मेटल, बोलो क्लियर है। अधातु को क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। अधातु नॉन मेटल, हेडिंग लगा लिए, अधातु नॉन मेटल, अधातु नॉन मेटल, ठीक है। कहता है पिछले कक्षा में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं के तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। इसकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। अधातुओं की संख्या क्या है, बहुत कम, लगभग 11 धातु मिलेंगे। कहता है इसका धातु में क्या है, कहता है कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है बच्चे, अधातु। अधातु के नीचे लिखिए कार्बन C, सल्फर S, आयोडीन I, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H आदि, ये सब अधातु हैं। बेटा गेट लगाओ। ये सब बच्चे क्या हैं, अधातु हैं। कौन कौन है, कार्बन है ना। और छोटे बच्चे इसको कार्बन लिखेंगे ऐसे, कार्बन और कार्बन लिख करके और क्या करेंगे, C लिखेंगे, है ना। कार्बन ग्रेफाइट, ये कार्बन का ही 2 आरूप है, ग्रेफाइट और हीरा। और दोनों का, ग्रेफाइट का भी सिंबल C और हीरा का भी सिंबल। अगर कोई पूछे हीरा का सिंबल बताओ तो भी बताएंगे C।
ग्रेफाइट का सिंबल बताओ, तो ये बताएंगे सी। और अगर पूछ दे कोयला के सिंबल बताओ, कोयला, तो उसको भी बोलेंगे सी। ठीक है ना, कोयला को भी क्या बोलेंगे, सी। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब कार्बन का रूप है। ठीक है, कार्बन का रूप है। आइए देखिए, तो ये सब क्या कहते हैं बच्चे, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। बाकी जितने भी अधातु हैं या तो ठोस है या फिर गैस है। जैसे एग्जांपल कार्बन, कार्बन ठोस होता है। कार्बन क्या होता है, ठोस। ठोस को सॉलिड लिखते हैं, एस, पहला चैप्टर में हमने देखा था, है ना। सल्फर क्या होता है, सॉलिड होता है। आयोडीन क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। आपने इतना एग्जांपल जो देखा, कुछ सॉलिड है या फिर गैस है, लेकिन एक तत्व जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन, जिसका नाम क्या है बच्चे, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। कैसे अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। बच्चे समझ में आ गया, कैसा अवस्था में रहता है। तो क्या लिखेंगे, ब्रोमीन लिखो, ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ऐसी अधातु है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है। ब्रोमीन को Br लिखते हैं फार्मूला में, सिंबल में क्या लिखते हैं बच्चे, Br, और फार्मूला Br2, है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से है। ठीक है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो है ना द्रव होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चे, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था। बहुत VVI ये क्वेश्चन है बच्चे, VVI। और धातु कौन था, धातु मरकरी, 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 मरकरी को Hg लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको पारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारा, Hg सिंबल होता है। मरकरी ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है बच्चे, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और मरकरी एक ऐसी धातु है। मरकरी क्या है बच्चे, तो मरकरी एक ऐसी धातु है। क्या ये, धातु, और ये अधातु। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। दोनों से एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट है ये VVI। समझ में आ रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, मरकरी और ब्रोमीन के बारे में, है ना। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में, और मरकरी एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आई होप आपने लिख लिया होगा। आइए, क्लियर है। हमने धातु और अधातु का दोनों का भौतिक फीचर तो देखते रह गए, है ना। कह रहे थे कि अगर ये मेटल है तो नहीं है, तो नॉन मेटल है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर गया तो कह दिए कि मेटल है, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया तो कह देंगे नॉन मेटल। समझ में आ रहा है ना। अगर कह दिए कि धात्विक आवाज उत्पन्न कर रहा है तो मेटल है, और नहीं आवाज उत्पन्न कर रहा है, नॉन मेटल है। ठीक है। अगर कह दिए ताप, ताप को कंडक्ट कर रहा है, टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित कर रहा है, तो कह दिए मेटल है, और नहीं हस्तांतरित कर दिए तो नॉन मेटल है। ठीक है ना। और क्या बोला, और मेटल के बारे में, आघात वर्धनीय, है ना। क्या नॉन मेटल को सीट बनाया जा सकता है, लकड़ी को हथौड़ी से पीट पीट करके लंबा लकड़ी बना सकते हैं, यानी कि लंबा लकड़ी नहीं बना सकते हैं, अर्थात वो नॉन मेटल। अगर बना सकते हैं तो मेटल है ना। समझ में आ रहा है। और धातुओं क्या होती है, कठोर होती है, जबकि नॉन मेटल कठोर नहीं होती है, उतना ज्यादा कठोर नहीं होती है। एक्सेप्शन में क्या था, चाकू से काटने वाला धातु सोडियम और पोटेशियम था, याद रहेगा ना।
तो हमने अधिक से अधिक भौतिक फीचर्स को तो देखे ही थे। कहता है इसके अलावा सारी दो, हाँ आगे देखिए, क्या धातुओं के समान अधातुओं का भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं, है ना। चलिए एक्टिविटीज 3.7, ये अब नेक्स्ट एक्टिविटी है। हमने देखा था कि 3.1 से लेकर के 3.7 तक के कैसा था प्रवृत्ति, 3.6 तक है ना, धातुओं का प्रवृत्ति था। अब आइए यहाँ देखते हैं, कहता है कार्बन, जिसको कोल और ग्रेफाइट कहेंगे, कोल या ग्रेफाइट, कार्बन का ये आपरूप होगा, है ना, कार्बन का ये पार्ट है। कहता है कार्बन ले लो, चाहे तो कोल ले लो, कोयला, या फिर आप ग्रेफाइट देखा था ना पेंसिल में, या फिर पेंसिल के में, और फिर बैटरी वाला में, अरे बैटरी वाला नहीं, देखो निपो बैटरी में मिलता है जो काला कलर का रहता है, ग्रेफाइट। ओके, सल्फर ले लीजिए, आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। आइए इन अधातुओं से 3.1 से 3.6 तक क्रियाकलाप को दोहराइए, अपने परीक्षण को लिखिए, यानी जे पहले किए थे वो करके देखो, एक बार हथौड़ा से मार के देखो, खींच के देखो, खींचने से लंबा तार बनता है क्या? यानी इसमें तन्य की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। तो अधातुओं में तन्य की प्रवृत्ति, तन्यता की प्रवृत्ति नहीं होती है। डक्टिलिटी की प्रवृत्ति, तन्य मतलब डक्टाइल, डक्टिलिटी की प्रवृत्ति नहीं होती है। आघात वर्धनीय यानी मेलेबिलिटी की प्रवृत्ति नहीं होती है। सोनोरस यानी ध्वनिक भी नहीं होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक तत्व, कोई एक तत्व लिया, क्या क्या चीज लेना है बच्चे? धातु और अधातु संबंधित प्रोसेस, है ना। चलिए ले लेते हैं एक लोहा, आयरन, एक लेते हैं सल्फर, दो ही को लेते हैं, आयरन और सल्फर, आयरन और आयरन को सिंबल क्या लिखते हैं बच्चे? Fe, और सल्फर को S, ठीक है ना। तत्व का नाम यहाँ चिन्ह लिखना था यार, यहाँ लिखो लोहा, यहाँ क्या लिखोगे? लोहा, क्या लिखा? और यहाँ क्या लिखा? सल्फर, लोहा और सल्फर। लोहा का चिन्ह क्या लिखा? Fe, सल्फर का सतह के प्रकार कैसा प्रकार होता है ना, ये चिकना होता है। क्या होता है? ये चिकना होता है। और ये क्या होता है? रफ यानी रुखड़ा होता है। कैसा होता है? रुखड़ा होता है, ठीक है ना। ये कठोर होता है, यस, और ये कठोर है ना, लेकिन मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। मान के चलिए भी कठोर होगा, लेकिन उतना ज्यादा कठोर नहीं। आघात वर्धनीय, मारोगे तो हथौड़ा से, आघात वर्धनीय मतलब हथौड़ा से मारना, आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना है ना, मेलेबिलिटी का प्रोसेस करना है। तो आघात वर्धनीय होता है कि नहीं होता है? लोहा आघात वर्धनीय होता है, मारेंगे तो चूर चूर नहीं होगा, यानी आघात वर्धनीय होगा, और मारने से चूर चूर हो जाएगा, यानी वो आघात वर्धनीय नहीं होगा। सल्फर मिश्री के जैसा होता है। कौन वाला मिश्री? कटिंग वाला मिश्री नहीं, एगो ढेल वाला मिश्री, है ना। सल्फर मिश्री के जैसा होता है, और उस मिश्री को अगर फोड़ना है, चापट करना है, हथौड़ा लगाएगा तो क्या होगा? चूर चूर होगा, यानी उसमें आघात वर्धनीय होगा। क्या होगा? आघात वर्धनीय, यानी आघात वर्धनीय नहीं होगा। अगला, क्या उसमें लोहा को खींचेंगे तो तार बनेगा? यस, बनेगा। इसमें इसको सल्फर को खींचेंगे तो तार बनेगा? नहीं बनेगा। आइए चालकता में देखते हैं, विद्युत और उष्मा का चालक होता है लोहा, तो यस, विद्युत का भी चालक होता है और उष्मा का भी चालक होता है। लेकिन सल्फर में न तो विद्युत का चालक होता है और न ही उष्मा का होता है। ध्वनिकता होती है, यस, इसमें ध्वनिकता। समझ में आया बच्चे? हर एक लाइन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहीं से तो पता चल गया कि इसका कितना प्रवृत्ति है। धातुओं की प्रवृत्ति, धातु चिकनी होती है, धातु कठोर होती है, धातु आघात वर्धनीय होती है, धातु तन्य होती है, धातु विद्युत का चालक होता है, धातु उष्मा का चालक होता है, धातु ध्वनिक होता है ना। ऐसे करके 5-6 पॉइंट लिख दिए, 8 क्लास का ये चैप्टर है, खत्म हो गया। 10 क्लास का नहीं, 8 क्लास, इतना शॉर्ट में आप 8 क्लास में जान सकते हैं। 10 क्लास में इसका डिफिनीशन, डिफाइन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन लिखना, 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 3 नंबर में आया धातु अधातु का अंतर, तो आप ऐसे शो कर सकते। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है? एक लाइन में सारा का सारा ऑल हैव क्लियर्स। यहाँ पे क्या है? ये हार्डनेस, इंग्लिश की बात करो तो ये क्या हो जाएगा? हार्डनेस,
ये होगा मल्लेबिलिटी, और ये हो गया डक्टिलिटी, और ये हो गया कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और ये हो गया सोनोरस। क्या हो गया? मैं पूछूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है ना? फिर से एक बार, ये क्या बोलेंगे? हार्डनेस, कठोरता, हार्डनेस, कठोरता, हार्डनेस, कठोरता, हार्डनेस। आघातवाद, मलेबिलिटी, आघातवाद, मलेबिलिटी, आघातवाद, आघातवाद, मलेबिलिटी, आघातवाद, मलेबिलिटी। तन्यता, डक्टिलिटी, तन्यता, डक्टिलिटी, तन्यता, डक्टिलिटी। चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी। अब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और उष्मा, हीटिसिटी, हीट, क्या? हीट। अध्वनिकता, सोनोरस, सोनोरस, ध्वनिकता, सोनोरस, ध्वनिकता। याद हो गया है ना? नहीं याद होगा तो फिर वीडियो देख के याद करिए। आइए, कहता है सारणी 3.1 में लिखे प्रवचनों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं और अधातुओं के समान गुणधर्मों के चर्चा कीजिए, है ना? चर्चा कर लेंगे। ओके, कहता है आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे, आइए पीछे आते हैं, बैक, कम बैक, कम बैक, देखा है वो कम बैक वाला? कम बैक, कम बैक, कम बैक। आइए बैक करते हैं। क्या देखा? सही में देखो, कुछ एग्जाम्पल ले लो। जैसे सल्फर भी कठोर होता है, सल्फर भी कहीं कहीं आपको मजबूत मिलेगा, लेकिन लोहा लेके जगह पर सोडियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम। तो सोडियम से थोड़ा कठोर तो होता नहीं है, इसको तो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कह रहा है कभी कभी क्या है? आघातवर्धनीय लोहा में, लेकिन अक्सर आघातवर्धनीय होता है, ठीक है ना? तन्यता भी होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या था? मरकरी तो ऐसा है कि कठोर होवे नहीं करेगा, HD लिक्विड है। तो क्या हम सिर्फ भौतिक के आधार पर मेटल और नॉन मेटल को छोड़ सकते हैं क्या? एक्सेप्शन तो बीच बीच में आ जा रहा था, ठीक है ना? चालकता में देख रहे थे कि जो शीशा होता है PB लीड, PB, अच्छा से बैठो, है बोलिए, आ गया? PB लीड शीशा जो वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और ना ही हीट को कंडक्ट करता है। कौन? PB। तो बताइए कैसे उसको कह देंगे धातु है? तो कुछ अपवाद भी था। ध्वनिक, ध्वनिक कहता है शीशा भी ध्वनिक नहीं उत्पन्न करेगा, PB ध्वनिक उत्पन्न नहीं करेगा। और कुछ कुछ नॉन मेटल भी हो सकते हैं जो ध्वनिक उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान के चलो सल्फर ही ले लो, दो सल्फरों को कस के टकराएंगे, फूट जाएगा लेकिन आवाज करेगा, ठीक है ना? तो ये कह रहा है सिर्फ भौतिक के आधार पर मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है, यानी फिजिकल चेंजेस के आधार पर मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाइड नहीं किया जा। इसके अलावे भी और किया जा सकता है ना? यानी आधातु अब आएगा। उदाहरण के लिए आइए, कहता है मरकरी, उदाहरण के लिए लेते हैं, मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी काहे हुआ? कराना गया ना। एक्टिविटी 3.5 में आपने देखा धातुओं का गलनांक अधिक होता है। एक पॉइंट और बढ़ा लेना है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है ना? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक क्या नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है। गैलियम जल्दी पिघल जाएगा और सीजियम भी जल्दी पिघल जाएगा, और ये दोनों क्या है? धातु है। गैलियम और सीजियम क्या है? धातु है। तो ये पिघल कैसे रहा है? तो एक्सेप्शन आ रहा है ना। कह रहा था कि एगो को छोड़ दो तो ताकि सारे के सारे ठोस होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघल, मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलता। जैसे बर्फ ले लिए, अब हाथ में इसे लेके भारत माता की जय गा रहे हैं, पता चला 2 मिनट में बर्फ नीचे आ गया, खाली डंटी बचेगा, है ना? मान लिया जाए आपका घर से बर्फ वाला जो बिक रहा है 1 किलोमीटर दूरी पर है, पैदल आ रहे थे, ठीक है? अब बर्फ ले लिए सब हाथ में, डंटी सबके पकड़ लिए, अब घरे आते आते खाली डंटी बांटिएगा, ए लो बर्फ तुम्हारा, बर्फ तुम्हारा। मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया बच्चे? मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया? यानी कौन जल्दी पिघल जाता है? तो धातु जल्दी पिघलता नहीं है। यानी गर्म करेंगे तो लोहा देखिए बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके पिघलेगा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन कुछ धातु क्या है? जल्दी पिघल जाता है। जैसे गैलियम और सीजियम। गैलियम का सिंबल होता है Ga और सीजियम का होता है CS। क्या होता है बच्चे? CS। गैलियम का सिंबल
हाँ लिख लो ना, तो फिर दुनिया में गैलियम का क्या हो गया, Ga गैलियम, और जर्मेनियम होता है Ge गैलियम, और सीजियम का होता है Cs। ठीक है ना, इन दोनों का गलनांक बहुत क्या होता है, कम होता है। इन दोनों का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। हो गया बच्चे? हाँ, तो इसका गलना, यदि आप अपने हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो पिघलने लगेगी। बताइए, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि हाथ पर रखेंगे और ये पिघलने लगेगा। बर्फ भी तो ऐसा ही है, हाथ पर रखले रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। बात समझ में आया? कौन कौन था बच्चे? गैलियम और सीजियम, गैलियम और है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हाथ पर रखेंगे पिघल जाएगा। लोहा भी हाथ पर रखेंगे पिघल जाएगा। तब लोहा में ये प्रवृत्ति था कि ये जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो मेल्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये दो प्रवृत्ति आई। आइए दूसरा प्रवृत्ति देखते हैं। कहता आयोडीन अधातु होते भी चमकता है, लेकिन हमने देखा था जितना भी धातु होता है सब चमकता है, और आयोडीन में तो घटा उल्टा आ रहा है। आयोडीन क्या हो रहा है, अधातु होने के बावजूद भी ये चमक रहा है। लस्चर, यानी ये भी एक मेटल का प्रवृत्ति है। लस्चर होना, लस्चर मतलब चमकीला, धातु चमकता है। ठीक है ना, धातु क्या करता है, चमकता है, शाइनिंग आता है, उस पर लस्चर की प्रवृत्ति होती है। तो आयोडीन तो अधातु है। अब बताइए, हमें कोई सिखा दिया कि धातु चमकता है, आयोडीन दिखा दिया, देखो भाई ये आयोडीन है। अब बताइए आयोडीन धातु है क्या धातु है? तो हम तो कह देंगे कि धातु है। कैसे? कि पहले पढ़ाया गया कि धातु चमकता है और ये चमक रहा है। तब सिर्फ भौतिक आधार पर धातुओं और अधातुओं का वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, और नहीं तो उसके फीचर्स को फिर जानिए। ठीक है ना बच्चे, उसके फीचर्स को आप जानिए। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकता है, चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है, कार्बन जो विभिन्न रूपों में मौजूद होती है। विद्यमान मतलब मौजूद, विद्यमान मतलब मौजूद। कहता है प्रत्येक रूप को आपरूप कहते हैं। कार्बन के बहुत से रूप होते हैं, इन्हीं रूपों को आपरूप कहते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक कार्बन के प्रत्येक रूपों को आपरूप कहता है। कि कार्बन के दो आपरूप होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन के दो आपरूप होते हैं। लिखो बच्चे, कार्बन के दो आपरूप होते हैं। कार्बन के दो आपरूप होते हैं। कार्बन के कितने आपरूप होते हैं? कार्बन के दो आपरूप होते हैं। कार्बन के दो आपरूप होते हैं। बताइए कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन आपरूप होते हैं बच्चे? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा कौन कौन देखा है? बुद्ध के कहे होंगे तो देखे होंगे। बुद्ध भगवान की मूर्ति है ना, मेन मूर्ति नौलखा मंदिर में है ना, जहाँ एकदम शांति वातावरण रहता है। सेब नया नया चढ़ा वाला है, फूल बढ़िया है। ठीक है, बड़का बड़का नौलखा मंदिर जो एकदम बड़का ऊंचा है। अरे बड़का मंदिर वो 80 फुट नहीं, हाँ मेन मंदिर, मेन मंदिर, सबसे मेन मंदिर उसको। ओकर यहाँ पे ललाट में हीरा लगा हुआ। ठीक है बच्चे, कोई चोरा नहीं लीजिएगा। चलिए हो गया। तो कार्बन के कितने आपरूप हैं बच्चे? दो आपरूप है। कार्बन के कितने आपरूप हैं? कौन कौन? कार्बन के कितने आपरूप हैं? आपरूप को इंग्लिश में एलोट्रॉप कहते हैं। एलोट्रॉप, कार्बन आपरूप को एलोट्रॉप कहा जाता है। कार्बन के दो आपरूप है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है ना। कहता है हीरा कार्बन का एक आपरूप है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। दुनिया का अगर सबसे कठोर कोई है तो वो कौन है? हीरा। लिखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हीरा, हीरा है ना, हीरा लिखिए प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ हीरा
सबसे कठोर, हीरा सबसे कठोर, सबसे ज्यादा कठोर बताइए हीरा होता है। और हीरा क्या है? अधातु है। और लिखे थे लोहा कठोर होता है, नहीं धातु। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक, 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 हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे प्राकृतिक, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा से क्या काटा जाता है? सीसा। या हीरा बोरिंग का नाम सुने हैं? तो उसके लास्ट छोर पर हीरा लगा रहता है। वो हीरा का अलग अलग फेजर, ओरिजिनल हीरा नहीं रहता, काला हीरा, ब्लैक डायमंड है ना। शीशा भी काटने के लिए ब्लैक डायमंड, नहीं कि शीशा काटने वाला है एगो चाकू जैसा आएगा, ऊपर लोहा का लगा रहेगा, नीचे थोड़ा सा हीरा लगा रहता है। इसका मतलब कि बहुत महंगा होगा? नहीं, सस्ते मिल जाता है 1200-1500 में। तब बताइए 1200-1500 में आपको हीरा मिल जाएगा, है ना। ब्लैक हीरा है, ब्लैक डायमंड। तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। पूछेगा दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ए लड़की इसको हिला रही है रे। दुनिया के सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ याद रहेगा? दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। अब बताइए हमने क्या पढ़ा था कि धातु कठोर। पूरा घसको ना रे, अब उधर जाओ और यहाँ पर कोई ना रहेगा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक, हमने पढ़ा कि धातु कठोर होता है, लेकिन बताइए ऐसा नेको धातु ना है जो हीरा से ज्यादा कठोर हो। बताइए, तो ये आधार पर हम क्या कह देंगे? हीरा भी तो धातु है, क्योंकि कठोर है भाई, और चमकता भी है, ठीक है ना। आइए, और इसके अपोजिट देखिए, और इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है ना। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है? अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अप्रूप जो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी दोनों लगता है कि ये तो भाई मेटल है। एगो विद्युत का सुचालक दे रहा है, तो एगो कठोर दे रहा है। एगो कठोर प्रकृति को फूल कर रहा है और एगो विद्युत के सुचालक प्रकृति को फूल। और ये दोनों के दोनों क्या है? आधातु है। बातें समझ में आ रहा है बच्चे? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों आधातु है, क्योंकि ये कार्बन का ही अप्रूप है। लगा क्या कर रहा है जी? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के, है ना टीचर, लेकिन अलग होता है क्या? अभी तुरंत गुस्सा आ गया, लगा कि आज तो मामला गड़बड़ और 2 सेकंड में सब मामला ठीक। नहीं, ऐसा तो आप घर में भी नहीं देखते होंगे। पापा खिसिया गए हैं, अब पता चल रहा है क्यों खिसिया ले, तो 1-2 घंटा तक खिसिया ही रहे हैं। चलो बच्चे, तो समझ में आ गया। तो गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होता है? हीरा का होता है। और ग्रेफाइट में क्या देखा गया? ये अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, जबकि विद्युत का सुचालक सिर्फ धातु होता है, अधातु नहीं होता है। और ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। याद रहेगा ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 कहता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होता है कि इनको चाकू से भी काटा जाता है। एक और जोड़ लो, लिथियम भी। कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। समझ में आ रहा ना? तीनों धातुओं किससे काटा जा सकता है? इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। घनत्व मतलब है ना, बहुत कठोर नहीं होता है। जो कठोर रहेगा वो बड़ी, उसका घनत्व ज्यादा रहेगा। जैसे हीरा का घनत्व प्रकृति में सबसे ज्यादा है। हीरा का घनत्व प्रकृति में इससे ज्यादा कोई घनत्व, तो ये जितना कठोर रहेगा ना उतने ज्यादा मजबूत रहेगा, सॉरी घनत्व रहेगा। आइए कुछ एक्सपेरिमेंट द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। कैसे समझेंगे घनत्व को? बहुत एकदम सिंप्लीफाई मेथड द्वारा। आइए, दो हमने ये टाइप से एक चिन्हित किया। ये दोनों दर्शक रहेगा, हा? अरे ये दोनों दर्शक रहेगा, बताइए बच्चे। आप यहां देखो, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है बच्चे? मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो सब मॉलिक्यूल अणु से मिलकर के, परमाणु से मिलकर के बना है सारी वस्तु। और ये भी बना है। क्या आपको कुछ समझ में आया दोनों के बीच अंतर?
इसमें देख रहे हो कि जगह नहीं है बीच में घुसने का, और एकरा में जगह है, यानी कि बीच में जगह है तो तोड़ेंगे तो आसानी से टूटेगा, तो कठोर होगा ही। और इसके में जगह नहीं है, तोड़ेंगे तो टूटेगा ये नहीं। इसी घटना को घनत्व कहते हैं। अब बताइए घनत्व किसका ज्यादा? हाँ, इधर वाला का, यानी कि B का घनत्व ज्यादा और A का घनत्व कम। बात समझ में आया बच्चे? अब देखो एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। अब ऐसा समझते, एक सेकेंड। सात वो ये सर्कल है, ठीक है, और एक 7 सर्कल ये है, 4 5 6 7। वॉल्यूम किसका ज्यादा है? आयतन ज्यादा, जगह कौन ज्यादा छेक रहा है? ए वाला कि बी वाला? यानी वॉल्यूम ज्यादा इसका, तो जिसका घनत्व ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। जल्दी यार बताओ, वो समझो, वॉल्यूम मतलब जगह कितना छेकता है। तो सटल रहेगा ठंडा के दिन तो जगह ज्यादा छेकेगा, तब वॉल्यूम क्या रहेगा? कम होगा। और गर्मी जैसा फैल में सूतेगा तो है ना, ज्यादा वॉल्यूम लगेगा। तो घनत्व वाला वॉल्यूम दोनों अंतर समझ में आया? यहाँ से एक फॉर्मूला आता है बच्चे, लिखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है बच्चे? जिसका घनत्व ज्यादा उसका आयतन कम, इसका घनत्व ज्यादा तक कम जगह में ही है, जिसका घनत्व कम उसका आयतन ज्यादा, है ना। एक ऊपर और नीचे रहे तो ये घटना होता है। जिसका घनत्व ज्यादा उसका आयतन कम, जिसका घनत्व ज्यादा उसका आयतन नहीं। समझ में आया? इस तरीका समझ में आया सबको बच्चे? चाहे कोई भी क्लास करो उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया? इसमें अंडा क्या गो है? 7 गो। सटल है, ठंडा के दिन है, ठीक है, तो इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। अब सब आपस में सटल रहेगा, कोई आदमी उसको हटाना चाहेगा तो हटेगा, और फैल टंगरी पकड़ के खींच देगा, और सब सट के एकदम एक दूसरे का पकड़ ले कस के, और एक टंगरी पकड़ के खींचेगा तो खींचा जाएगा, है ना। तो घनत्व किसका ज्यादा हुआ? जो सब सटल है ये। और इसका क्या है? घनत्व कम। वॉल्यूम किसका ज्यादा? है ना, और इसका वॉल्यूम समझ में आ गया बच्चे? तो जिसका घनत्व ज्यादा उसका आयतन कम, जिसका घनत्व ज्यादा उसका आयतन कम, और जिसका आयतन ज्यादा उसका घनत्व। इसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? और द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और आयतन को वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल होता है बेटा रो। क्या होता है? रो। और मास को मास कहते हैं और वॉल्यूम को वॉल्यूम कहते हैं। तो रो बराबर m/v, ठीक है। अगर घनत्व का यूनिट की बात करें कि घनत्व का किसका, घनत्व का यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट अगर लिखेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। समझ में आया? ठीक है ना। सीजीएस में लिखेंगे तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? इस प्रकार से इसको एसआई यूनिट, ऊपर वाला क्या है? एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, और यह सीजीएस यूनिट है ना, यूनिट। सीजीएस यूनिट, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकेंड। सीजीएस यूनिट किसे कहते हैं? वैसा मात्रक की पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में लिखा जाए, ऐसे पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति। याद हो गया सीजीएस पद्धति? वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में कहते हैं। ठीक है ना। और एक और बच्चा होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस।
एम हो गया जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। और एक होता है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम लंबाई को फीट में यानी फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। आई होप आपको पूरा बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? तो चला जाए पीछे, कम बैक करते हैं। तो हीरा देखा कि सबसे ज्यादा, अब घनत्व आप समझ में आ गया सबको बच्चे। अब गलनांक तो पहले बताइए करे, जो जल्दी बिल आ जाएगा, जल्दी गल जाएगा, है ना, ठोस से लिक्विड में बदल जाएगा, उसको गलनांक कह देंगे। जैसे बर्फ क्या था, ठोस था, अब बदल गया किस में, लिक्विड में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गलनांक। तो ये लिथियम और सोडियम पोटेशियम, इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसीलिए तो कट जा रहा है। और नहीं तो बताइए सब साथ रहता पूरा एकदम सटल तो इसको काट सकते थे लोहा को जैसे। कहता है अब आगे देखिए, तत्वों और उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, अब नया यहाँ से फेज स्टार्ट होता है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु और अधातुओं के बीच वर्गीकरण किया जा सकता है। सिर्फ मेटल नॉन मेटल को वर्गीकरण कर यानी क्लासिफाइड करने के लिए उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं चाहिए, एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट होना चाहिए, तब पता चलेगा कि धातु कौन अधातु कौन। आइए एक्टिविटी 3.8 देखते हैं। 3.8 नंबर एक्टिविटी में, ठीक है, कहते हैं मैग्नीशियम की एक पट्टी, थोड़ा सल्फर का चूर्ण ले लीजिए। मैग्नीशियम का एक पट्टी ले लीजिए, पट्टी मतलब फित्ता, है ना, मैग्नीशियम रिबन, याद है पिछले क्लास में पढ़े थे, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम की एक फीता ले लेंगे, पट्टी ले लेंगे, रिबन, और थोड़ा सल्फर के चूर्ण ले लीजिए, सल्फर। अब बताओ बेटा ये क्या है, मैग्नीशियम धातु, क्या धातु, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम धातु है, इतना भी एकदम दिमाग नहीं है, हाँ? अरे पहला ग्रुप में बताओ, पहला ग्रुप में कैसा, लेकिन तुम लोग एकदम हो, पहला ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम तो हमने लिख दिया बहुत बढ़िया से, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आधातु, ये क्या आधातु, और बाकी सब धातु, ये टोटल धातु, ये टोटल क्या धातु। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सब के सब धातु, है ना, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सब के सब धातु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एसिड, लेड। अब देखो ये हो गया आधातु, ठीक है, ये हो गया क्या आधातु, और ये भी आधातु, उपधातु, समझ मारा। इधर ये धातु, आगे आइए, आगे आइए, आगे देखो, फिर क्या आएगा, चौथा पांचवा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। फिर क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरुलियम, पोलोनियम, और क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और अब देखो बच्चे, ये सब यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है, ये सब धातु, ये क्या धातु, समझ में बच्चे। और ये यहां से यहां, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आधातु, क्या हो गया ये उपधातु, क्या ये उपधातु, और ये आधातु, ये क्या हो गया आधातु, एक यहां जाएगा, ठीक है ना। इतना 7 को 1 2 3 4 5 6, कभी कभी कार्बन को भी रखता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया उपधातु, और इधर वाला आधातु, इसी प्रकार। और जितना, और इसके अलावा तो पी ब्लॉक में, इसके बाद डी ब्लॉक में जितना है सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, सबके सब धातु है। एफ ब्लॉक में जितना है सबके सब धातु है। धातुओं की संख्या 92। बताइए आप लोग का इतना सुंदर दिमाग नहीं काम किया है ना। बताओ मैग्नीशियम बताइए,
मैग्नीशियम कड़ा होता है, मजबूत होता है, जलाया जाता है, पीट करके उसको अथी बनाया जा सकता है। पिछले क्लास में मैग्नीशियम के बारे में था। ठीक है, तो अगले क्लास में आप